फ्रेंड्स, आज की कहानी है दर्द से मोहब्बत तक का सफर, भाग 5। पिछले भाग में आपने पढ़ा, महेंद्र ने गौरी को गुस्से में धक्का दे दिया। दरवाजे से टकराकर उसके सर से खून बहने लगा। अब आगे, महेंद्र, ये कैसी बातें कर रहे हो? ये हमारा बच्चा है। चुप साली, हमारा मतलब क्या है तेरा? मेरी पीठ पीछे तूने इम्तिहान दिए, अपने आप को ज्यादा होशियार समझती है। मुझे क्या पता मेरे पीछे तूने और क्या क्या गुल खिलाई है। किसकी है ये औलाद? मेरा विश्वास करो महेंद्र, ये हमारा बच्चा है। गौरी ने खुद को संभालते हुए महेंद्र को समझाना चाहा, लेकिन महेंद्र पर तो गुस्सा हावी था। उसने गौरी को जोर से लात मारकर धक्का दिया और वहां से चला गया। गौरी जमीन पर गिर पड़ी और दर्द से चीख पड़ी। कुछ ही पल में उसके पैरों पर खून बहता हुआ नजर आया और सब कुछ खत्म हो गया। गौरी चित्कार कर उठी। जमीन पर पड़े हुए वो चीखती रही। उस चीख में दर्द था, शिकायत थी, अब और क्या, कितना। गौरी की चीखें पूरे मोहल्ले में गूंज रही थी। बहुत देर बाद कुछ औरतें आई और गौरी को संभाला। गौरी चुप हो गई थी, उसकी आंखें शून्य में ताकती रही। उन औरतों ने गौरी के कपड़े उतारे। एक दाई भी साथ में आई थी उनके, जिसने मांस का एक लोथड़ा निकाल कर फेंकने के लिए रखा। औरतों ने बाल्टी भर पानी गिराकर गौरी को नहलाया और फिर वापस कपड़े पहनाए। गौरी चुप थी। इस पूरी प्रक्रिया में उसके मुंह से एक शब्द तक नहीं निकला, एक आ तक नहीं निकली, बस आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। औरतें गौरी के बेचारेपन पर अफसोस जता रही थी और महेंद्र को गालियां निकाल रही थी। फिर एक एक करके वे सभी वहां से चली गई। गौरी वहीं जमीन पर खंबे का सहारा लिए पड़ी रही। आज का दिन, जब मीडिया में उसकी उपलब्धियों की चर्चा हो रही थी, वो अपने हालात पर आंसू बहा रही थी। उसने अपना बच्चा खो दिया था, अब क्या बचा था उसकी जिंदगी में? सवाल ये है कि महेंद्र ऐसा क्यों था? मोहन, ताऊ, नील, ये सब ऐसे क्यों थे? हिंदुस्तान ने बहुत तरक्की कर ली है, हर क्षेत्र में भारत अपने कदम बढ़ा रहा है, मगर कुछ गाँव में आज भी शिक्षा का स्तर बहुत नीचे है। पुरुष प्रधान देश तो भारत आज भी माना जाता है। इस नजरिए को बदलने में न जाने कितनी पीढ़ियां और लग जाए। आखिर मनुस्मृति फिर से लिखनी पड़ेगी, मगर शिक्षा की कमी बहुत बड़ा कारण है इसका। गांवों में आज भी लड़के खुद भी कम पढ़ते हैं और लड़कियों का पढ़ना तो बिल्कुल भी महत्वपूर्ण नहीं माना जाता। ऐसे में न तो लड़के समझ पाते हैं कि लड़की भी इंसान है और उसे भी सम्मान से जीने का हक है और अपने पैरों पर खड़े होने का अधिकार है, और न लड़कियां समझ पाती है कि उनको अपने जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए पढ़ना कितना जरूरी है। लड़कियां बस गुलामी को ही अपनी नियति मान लेती हैं, इसलिए जो थोड़ा बहुत आगे बढ़ने की सोचती भी हैं, उनको पुरुष के अहंकार का सामना करना पड़ता है, जैसा गौरी को अपना बच्चा खोकर करना पड़ा। महेंद्र का पुरुष होने का अहंकार गौरी की तकलीफ से कई गुना बड़ा था। स्त्रियों की दशा भारत में पूर्णतः कब सुधरेगी कौन जाने। हम मगर गौरी के सफर पर फिर से चल पड़ती हैं। बहुत लंबी रात थी वो। गौरी अब भी वहीं पड़ी थी। महेंद्र आया, लेकिन खाना बना हुआ न देखकर वापस चला गया। गौरी की हिम्मत जवाब दे रही थी। खंबे का सहारा लेकर वो उठी। उसके पेट में दर्द था। धीरे धीरे वो चलने की कोशिश कर रही थी। अंदर कमरे में से वो अपना छोटा सा बक्सा लेकर आई और फिर घर से निकल गई। उसने महेंद्र के घर को हमेशा के लिए छोड़ दिया। रात के अंधेरे में वो बस पैदल चली जा रही थी। इक्का दुक्का लोग उसे घूर रहे थे, मगर इतने अंधेरे में बेसुध लड़की को देखकर शायद डर भी गए थे। उसे खुद भी नहीं पता था वो कितनी देर पैदल चली, पर आखिर ज्योति के दरवाजे पर पहुंचकर उसने घंटी बजाई और फिर वहीं बेहोश हो गई। ज्योति उस वक्त अपने पति के साथ थी। वो पहले इन महोदय का जिक्र नहीं हुआ था, अब बता देते हैं। ज्योति के पति रेलवे में टीटी थे। बालासर में ही पोस्टिंग थी उनकी। क्योंकि ज्योति की भी सरकारी नौकरी थी, वो छोड़ नहीं सकती थी। तो नरेश जी यानी कि ज्योति के पति कभी छुट्टी लेकर वहां जाते या फिर कभी ज्योति चली आती। आखिर 6 घंटे का फासला था कस्बे और जिला बालासर के बीच में। जिस वक्त गौरी ने दरवाजे की घंटी बजाई, उस वक्त दंपत्ति प्रेम के कुछ पल बिताने में मगन थे। कौन आया होगा इतनी रात को, मैं देखता हूँ, कहकर नरेश कपड़े पहनकर कमरे से बाहर गए। ज्योति भी थोड़ी देर में गाउन पहनकर बाहर आ गई। दरवाजे पर गौरी को बेहोश पड़े देख वो हैरान रह गई। गौरी, ओ तो ये गौरी है।
जी आप मदद कीजिए ना, इसे अंदर ले चलते हैं। हाँ हाँ चलो। ज्योति ने गौरी को पलंग पर सुलाया। ज्योति ने उसके कपड़े ठीक किए, मुंह साफ किया। वो बहुत कमजोर लग रही थी। ज्योति उसकी हालत देखकर रो पड़ी। उसके पति ने उसे संभाला। नरेश, इतनी अच्छी लड़की के साथ ईश्वर इतना निष्ठुर क्यों है? ज्योति हौसला रखो, सब ठीक होगा। सुबह तक ज्योति गौरी के सिराने बैठी रही। वहीं उसकी आंख लग गई। नरेश ने सुबह सुबह चाय बनाई और ज्योति को भी जगाया। वो उठकर बाथरूम में गई। तभी गौरी की आंख खुल गई। उसने अपनी तरफ चाय लाते नरेश को देखा। वो घबरा गई। वैसे भी उसके मन में पुरुषों के प्रति नफरत और भय था। सामने नरेश को आते देख वो सहम गई। उठकर पलंग पर ही कोने में सिमट गई। नरेश चौंक गए। उन्हें कुछ समझ में नहीं आया। तभी ज्योति भी आ गई। उसने गौरी को ऐसे सहमा और सिमटा हुआ देखा तो वो समझ गई। उसने गौरी को गले लगा लिया। गौरी, ये नरेश है मेरे पति, तुम्हें इनसे डरने की जरूरत नहीं है। गौरी फिर भी वैसे ही डरी सहमी रही। नरेश ने पास आकर उसे चाय दी। कुछ पल बाद गौरी ने कांपते हाथों से चाय पकड़ी। नरेश ने आखिर उससे बात की। गौरी, तुम हमारे घर में सुरक्षित हो, प्लीज डरो मत। अच्छा जरा पीकर तो बताओ चाय कैसी बनी है। मैं अच्छी बनाता हूँ या तुम्हारी मैडम जी? गौरी ने चुपचाप चाय पी ली। अच्छा तुम नहा लो, फिर बातें करते हैं, ज्योति ने कहा। गौरी दिन भर खिड़की के पास ही चुपचाप बैठी रही। खाना भी जरा सा खाया उसने। नरेश और ज्योति दोनों ही उसे देख रहे थे। हमें इसके लिए कुछ करना चाहिए नरेश, मैं इसे ऐसे नहीं देख सकती। हाँ मगर क्या? और पहले ये तो पता हो कि आखिर वो चाहती क्या है। आप उसकी मदद करेंगे ना? मैडम जी का हुक्म सर आंखों पर। नरेश ने ज्योति का हाथ थामकर कहा। ज्योति मुस्कुरा उठी और नरेश ने उसे बाहों में भरकर उसका सर चूम लिया। रात में ज्योति खाना बना रही थी। गौरी चुपचाप उसके पास आ गई। मैं कुछ मदद करूं मैडम जी? अरे तुम, हाँ हाँ आओ ना, जरा ये सब्जी काट दो जब तक मैं आटा गूंद लेती हूँ। गौरी सब्जी काटने लगी। तभी नरेश ने चिल्लाकर दोनों को आवाज दी। गौरी और ज्योति बाहर गए। क्या हुआ? गौरी भी हैरानी से देख रही थी। क्या हुआ? नरेश एक नाली में पानी बहाने का प्रयास कर रहा था, लेकिन नाली के मुहाने पर कपड़ा फंसा था। इस वजह से गंदा पानी इकट्ठा हो रहा था। देखो ना ज्योति, ये पानी नहीं बह रहा। फिर उन्होंने ज्योति की तरफ कुछ इशारा किया। गौरी अभी भी नरेश से डरी सहमी खड़ी थी, लेकिन उसने खुद ही जाकर वो कपड़ा निकाल दिया। सारा गंदा पानी पहले बह गया, फिर साफ पानी बहने लगा और नाली साफ हो गई। अरे वाह, नाली तो साफ हो गई, ज्योति ने चहकते हुए कहा। गौरी अभी भी सर झुकाए खड़ी थी। नरेश उसके पास गए। गौरी, एक नई शुरुआत के लिए पहले तुम्हें खाली होना पड़ेगा। जो बुरी यादें तुम्हारे मन में अटक गई हैं, उनको बहाना होगा। नई बातों, इरादों के लिए जगह बनानी पड़ेगी। गौरी सर झुकाए सुन रही थी, अपने पैर से जमीन घिस रही थी। नरेश और ज्योति ने एक दूसरे की तरफ देखा और चलने का इशारा किया। चलो भाई, खाना बनाना है, चल गौरी। रात में तीनों बैठे थे एकदम शांत। ज्योति को समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। इस बार गौरी ने ही शुरुआत की। मैडम जी, मैं और नरेश पूरी तरह से तुम्हारी मदद करने को तैयार हैं, पर सोचना तो तुम्हें ही पड़ेगा ना कि तुम क्या करना चाहती हो। मैं क्या कर सकती हूँ मैडम जी? मुझे तो बस पढ़ना आता है और तरह तरह की चीजें बनाना, पर क्या करूं ये समझ में नहीं आ रहा मुझे। दोनों कुछ देर सोच रहे थे। तभी नरेश आ गए। उनके पास गौरी का वो बक्सा था। गौरी उन्हें देखकर फिर से सिमट गई और मैडम की ओर पास आ गई। ये देखो, यही चाहती हो ना तुम? नरेश ने कहा। गौरी हैरत भरी नजरों से नरेश को देखने लगी। बोलो, क्या ये नहीं चाहती तुम? नरेश ने फिर पूछा। गौरी ने हाँ में सिर हिला दिया। नहीं, ऐसे नहीं, तुम्हें बोलकर कहना पड़ेगा कि तुम क्या चाहती हो। गौरी फिर उलझन में थी। नरेश के सामने उसकी आवाज ही नहीं निकल रही थी। चलो ज्योति, ये सिर्फ चुपचाप रहना चाहती है अपनी ही बुरी यादों के साथ में, तो इसे रहने देते हैं, नरेश ने कहा। ज्योति हैरान थी, लेकिन वो जानती थी कि नरेश की बातों में कुछ इशारा तो था। वो नरेश के साथ चल पड़ी। नरेश के हाथ में गौरी का बक्सा था। तभी गौरी ने पीछे से आकर वो बक्सा नरेश से छीन लिया। मेरा सपना था ये कलेक्टर बनने का और मैं यही चाहती हूँ, मगर, और वो रो पड़ी, मगर कैसे होगा ये?
क्या करूं मैं, वो रोते हुए कहे जा रही थी। नरेश ने उसके सर पर हाथ फेरा। गौरी को पहली बार किसी पुरुष के छूने से राहत सी मिल रही थी। एक स्नेह का अनुभव हो रहा था। उसने नजरें उठाकर नरेश को देखा। नरेश ने अपने हाथों से उसके आंसू पोंछ दिए। तुम्हारी मैडम और मैं तुम्हारे साथ हैं। अपने नए जीवन की शुरुआत करो और पिछला सब भूल जाओ। मैं आप लोगों पर बोझ नहीं बनना चाहती। पहले ही मैडम ने बहुत कुछ किया है मेरे लिए, उसने उदासी भरे स्वर में कहा। तो बोझ मत बनो ना, हम अभी तुम्हारी मदद कर देते हैं और फिर जरूरत होगी तब तुम हमारी मदद कर देना। मैं भला आपकी क्या मदद कर पाऊंगी। देखो, मैं और तुम्हारी मैडम पिछले 2 सालों से ऐसे ही अलग अलग रह रहे हैं। हमें अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन मजबूरी है। सरकारी नौकरी छोड़ भी तो नहीं सकते। गौरी ने प्रश्न भरी आंखों से नरेश की तरफ देखा। वो आगे कहने लगे, तो जब तुम कलेक्टर बन जाओ तो हम दोनों की पोस्टिंग एक ही जगह करा देना। तुम्हारा बोझ उतर जाएगा और हमारा विरह भी खत्म हो जाएगा। नरेश ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन गौरी की आंखों से अविरल आंसू बह रहे थे। आप दोनों का परिवार है, जिम्मेदारियां हैं। मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती, तो उधार ही समझ लो। जब मौका हो तब लौटा देना बस। इस पर ज्योति ने कहा। गौरी ने सर झुका लिया। रात बहुत हो चुकी थी। नरेश अपने कमरे में चले गए। ज्योति कुछ देर और गौरी के पास बैठी रही। नरेश को लग रहा था गौरी अभी भी उसके साथ सहज नहीं है। गौरी, नरेश की बात मान लो। मैडम, आप क्यों इतना कर रही हैं मेरे लिए? हर किसी के लिए तो नहीं करती ना गौरी। इस कस्बे में और भी लड़कियां हैं, लेकिन कोई तुम्हारी तरह न तो संवेदनशील है और न ही पढ़ने में होशियार। ज्यादातर लड़कियों ने पतियों की गुलामी को स्वीकार कर लिया, ससुराल के तानों को स्वीकार कर लिया और मायके के परायेपन को भी अपना लिया। उन्हें लगता है कि जीवन बस यही है, लेकिन तुम एक योद्धा की तरह हो गौरी। इतनी मुश्किलों के बावजूद तुमने 12वीं में कमाल कर दिया। अगर इतने बुरे हालातों में तुम टॉप कर सकती हो तो जरा सोचो, एक सही माहौल में पढ़ना और अपने सपनों को साकार करना तुम्हारे लिए कितना आसान होगा। और अगर तुम्हारी तरह कोई और भी लड़की ऐसी ही हिम्मत दिखाएगी तो मैं और नरेश उसकी भी पूरी मदद करेंगे। गौरी ज्योति के पैरों में गिर पड़ी। अरे उठो उठो, क्या कर रही हो? मैं ये एहसान कभी नहीं चुका पाऊंगी मैडम जी। बस मेरे विश्वास की लाज रख लेना, एहसान अपने आप चुक जाएगा। ज्योति ने गौरी को गले लगा लिया। और एक बात और जी, मैं जानती हूँ पुरुषों के साथ तुम्हारे अनुभव अच्छे नहीं रहे, मगर गौरी, सभी पुरुषों को एक ही दृष्टि से देखना गलत है। सब एक जैसे नहीं होते। तुमने तो कितने ही महान पुरुषों के बारे में पढ़ा है, तो अपनी ये सोच बदल लो। मैं कोशिश करूंगी, तुम्हें करनी ही पड़ेगी, क्योंकि पग पग पर तुम्हारा सामना पुरुषों से ही होगा। तुम कब तक छुप कर रह पाओगी? हाँ, तुम्हें सावधान रहना होगा, मगर पुरुषों से नफरत इसका उपाय नहीं है। गौरी को समझाकर ज्योति अपने कमरे में चली गई। गौरी दीवार पर सर टकाकर आने वाले दिन के बारे में सोचने लगी। उधर ज्योति के कमरे में सो गए क्या? नहीं तो। ज्योति ने सर झुककर नरेश के गालों को प्यार से खींचते हुए कहा, बहुत बुरा लगता है जनाब को विरह की अग्नि में जलना, बहुत बुरा। कितनी मुश्किल से दिन कटते हैं। जाता हूँ तो वापस आने के लिए दिन गिनता हूँ, और जब आता हूँ तो तुम्हारे साथ समय पंख लगाकर उड़ जाता है। ज्योति ने झुककर नरेश के होठों को छू लिया। नरेश ने ज्योति को अपनी तरफ खींच लिया। अगली सुबह नरेश चाय बना रहा था। गौरी रसोई में आ गई। मैं बना दूं चाय? चाय तो सुबह सुबह मैडम को हमारे हाथ की ही अच्छी लगती है, इसलिए अभी तो हम ही बनाएंगे। अगली चाय तुम बना देना। नरेश मुड़ा, लेकिन गौरी उसके पैरों में गिर पड़ी। अरे ये क्या कर रही हो? उठो। नरेश ने गौरी को उठाया। मेरे पैर क्यों छू रही हो? मैंने पढ़ा था कि भगवान राम ने अहिल्या का उद्धार किया था, वैसे ही देवी माँ ने आपको भेजा है मेरे लिए। नरेश की आंखों में भी नमी सी आ गई। मुझे भगवान मत बनाओ गौरी, मैं तो केवल साधारण रेलवे का कर्मचारी हूँ। तो क्या मैं आपको भैया बुला सकती हूँ? गौरी ने सर झुकाकर कहा। उसकी मासूमियत से नरेश पिघल सा गया। तो बहनें भाई के गले लगती हैं और भाई अपनी बहन की आंखों में कभी आंसू नहीं देख सकता। गौरी ने नजर उठाकर नरेश की तरफ देखा। उसके आंसू अब साफ नजर आ रहे थे। वो मुस्कुराकर नरेश के गले लग गई। पीछे ज्योति भी भरी आंखों से भाई बहन के इस अनोखे मिलन को देख रही थी।
उसने आंखों ही आंखों में नरेश को इशारा किया। आप दोनों ने मुझे एक परिवार दे दिया और मुझे प्यारी सी बहन मिल गई। सभी हंस पड़े। वो सही मानों में नया दिन था। फ्रेंड्स, बाकी की कहानी अगले भाग में देखें और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें।